ग्रांजडाइक नाम के शानदार से साम्राज्य में एक पुरानी परंपरा चलती आ रही थी। राजमहल में राजकुमारों को पढ़ाने के लिए एक खास रॉयल ट्यूटर रखा जाता था। ये ट्यूटर कोई आम लोग नहीं होते थे, बल्कि पूरे राज्य में ढूंढे गए सबसे तेज, समझदार और टैलेंटेड लोग चुने जाते थे। इस बार राजा ने जिस इंसान को ये जिम्मेदारी दी थी, उसका नाम हाइन है। राजा के 6 बच्चे थे, एक बेटी और 5 बेटे। बड़ा बेटा तो अगला राजा बनने वाला था, पर भविष्य में क्या हो जाए कौन जानता है। इसलिए राजा चाहता था कि बाकी भाई बहन भी पढ़ लेकर मजबूत बने। इसी वजह से हाइन को बुलाया गया। हाइन जब राजधानी पहुंचा और रथ से उतरा तो पूरे आत्मविश्वास में था, मगर महल के 2 गार्ड उसे देखकर शक में पड़ गए, क्योंकि हाइन की लंबाई ज्यादा नहीं थी। वो उसे बार बार बच्चा समझकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। हाइन चाहे जितना बोले कि वही ट्यूटर है, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा हुआ कि तभी रानी आ गई, वरना पता नहीं और कितनी देर तक उसे बेटा बनाकर रखते। रानी हाइन को लेकर राजकुमारों से मिलने पहुंची। वो खुद हैरान थी कि पहले वाले ट्यूटर इतने जल्दी क्यों हार मान कर चले गए, क्योंकि उसे तो राजकुमार शांत और आज्ञाकारी लगते थे। पर हाइन ने ठान लिया था कि चाहे राजकुमार आसान हो या सिरदर्द, वो एक काम पूरा करके ही रहेगा। जब हाइन राजकुमारों के कमरे में पहुंचा तो ऐसा लगा मानो किसी पेंटिंग से निकलकर लड़के सामने खड़े हों। एक राजकुमार ने बहुत सभ्य तरीके से हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी विनम्रता तो वाक्यों से ज्यादा टिक नहीं पाई। उसके बाद तो वो ऐसा घमंड में आ गया जैसे दुनिया उसी के इशारे पर चले। उसका नाम था लियोनार्ड, राजा का चौथा राजकुमार। बाहर से बहुत खूबसूरत, पर अंदर से उतना ही अकड़ू। हाइन ने मन ही मन उसे एवरेस्ट वाले घमंडी राजकुमार के टाइटल दे दिया। उसी वक्त एक और राजकुमार दौड़ता हुआ आया और हाइन को उठाकर बच्चे की तरह हवा में घुमाने लगा। ये था 5वां राजकुमार, ऐसा मजाकी और शरारती कि हाइन ने उसे अपने मन में प्लेबॉय प्रिंस कह दिया। तीसरा राजकुमार ब्रूनो अब आया, जिसने पहले अपने भाई को डांटा और फिर हाइन से माफी मांगी। उसने हाइन की पढ़ाई के बारे में पूछा, और जैसे ही सुना कि हाइन ने औपचारिक स्कूलिंग नहीं की है, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वो खुद ज्ञान का भंडार था, इसलिए उसे लगता था कि उससे कम पढ़ा लिखा कोई उसे क्या सिखाएगा। आखिर में आया दूसरा राजकुमार काई। उसकी एंट्री इतनी डरावनी थी कि उसने बस घूरा और बिना कुछ बोले निकल गया। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो हाई ने तुरंत काम की बात शुरू की। उसे सबका इंटरव्यू चाहिए था ताकि वो समझ सके किसे क्या सीखना है। पर लियोनार्ड सबसे पहले भड़का। ये ट्यूटर से नफरत थी और वो मान चुका था कि हाइन भी बाकी की तरह भाग जाएगा। ब्रूनो भी सहमत था, क्योंकि उसे लगता था कि कम पढ़ा लिखा इंसान उसे नहीं पढ़ा सकता। लेट भी हाँ में हाँ मिला रहा था। काई चुप था। हाइन को अब समझ में आ गया कि पहले वाले ट्यूटर क्यों भाग जाते थे। ये बच्चे पहले ट्यूटर की इंसल्ट करते और फिर इन्हें बाहर निकाल देते, लेकिन हाइन पीछे हटने वालों में से नहीं था। आखिर में लेट ने इंटरव्यू देने की हिम्मत दिखाई। ब्रूनो भी मान गया और काय ने भी कुछ बड़बड़ाते हुए जाने दिया। बस लियोनार्ड बचा। हाइन उसे सचमुच पकड़कर उसके कमरे तक ले गया। लियोनार्ड सिर्फ 15 साल का था और वो पूरे आइलैंड का सबसे सुंदर लड़का माना जाता था। लिली ऑफ ग्रांजडाइक फाइलों में लिखा था कि वो बहुत प्यारा और दयालु है, मगर असलियत उसके बिल्कुल उल्टी थी और वो जबरदस्त घमंड से भरा हुआ था। हाइन समझना चाहता था कि वो पढ़ाई से इतना क्यों भागता है। लियोनार्ड ने बेझिझक कहा कि उसे टीचर से उतनी नफरत है जितनी गाजर और शिमला मिर्च से है, मतलब सब एक ही कैटेगरी में डाल दिए। कुछ देर बात करने के बाद हाइन को असली कारण पता चला। कभी किसी शिक्षक ने लियोनार्ड पर ध्यान नहीं दिया, सब बस राजा का मूड देखते थे। साथ ही वो पढ़ाई से भागता था और जबरदस्ती कराने पर उसे लगता था वो उसे उसके दुश्मन है, इसलिए वो सालों से बस भागता ही आया था, कभी पैदल कभी घोड़े पर, और किसी भागने में इतने मेडल जीत लिए कि खेलों में चैंपियन बन गया। हाइन को अंदेशा था कि टेस्ट दिखाते ही वो भागेगा, और हुआ भी वही। हाइन टेस्ट उठाता है और लियोनार्ड जूते कसकर सीधा दौड़ लगा देता, लेकिन हाइन उसके पीछे पीछे था और उसे पकड़ भी लिया। हड़बड़ा में लियोनार्ड की डायरी गिर गई, जिसे हाइन उठाकर पढ़ बैठा। उसमें हर बात पर निराशा और दुख भरा हुआ था। छोटी सी परेशानी भी उसे टूटा हुआ महसूस करती थी। जब हाइन ने उससे पूछा तो पहले वो झूठ बोला कि ये लिफ्ट की डायरी है, फिर खुद ही मान गया। इस कमजोरी को हाइन ने चतुराई से इस्तेमाल किया और उसे टेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। लियोनार्ड ने आखिरकार टेस्ट पूरा किया और सब जवाब गंभीरता से भरे। हाइन ने उसे कहा कि शाम 4 बजे क्लास के लिए तैयार रहे और चला गया। लियोनार्ड सोच रहा था कि वो राजा से शिकायत कर उसे हटवा देगा, पर तभी एक नौकरानी मिठाई लेकर आई। ये हाइन ने उसके लिए भेजी थी, पुरस्कार की तरह। ये देख लियोनार्ड का गुस्सा थोड़ा पिघल गया, पर हाइन को उसने पूरी तरह स्वीकार अभी भी नहीं किया था। अब बारी थी तीसरे राजकुमार की, ब्रूनो, 16 साल का लड़का, जिसे बचपन से ही जीनियस कहा जाता था। उसके कमरे में इतनी किताबें थी जैसे लाइब्रेरी हो। हाइन को लगा इसे मनाना मुश्किल होगा, पर ब्रूनो ने टेस्ट
तुरंत ले लिया और पलक झपकते पूरा भी कर दिया। फिर उसने उल्टा हाइन को टेस्ट देना चाहा, पर अब तक हर ट्यूटर उससे कमजोर साबित हुआ था, इसलिए अगर हाइन ने खुद को साबित ना किया तो उसे भी निकाल दिया जाता। हाइन अब सोच रहा था कि इस चुनौती को कैसे संभाले। ब्रूनो की बात मानना हाइन के लिए अच्छा फैसला तो था ही नहीं, पर जैसे ही ब्रूनो ने उसे इतना छोटा ट्यूटर कहा, हाइन के अंदर का गुस्सा और जाग गया। उसे छोटा बोलना सबसे बड़ा अपमान लगता था, इसलिए उसने बिना सोचे चैलेंज मान लिया। ब्रूनो का पहला टेस्ट था चेस। उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे हरा देगा, क्योंकि वो कभी किसी से हारा नहीं था। लेकिन हाइन ने कुछ ही चालों में उसे खत्म कर दिया। ब्रूनो तो ऐसा देख रहा था जैसे उसका दिमाग बंद हो गया हो। उसने फिर दिमाग हिसाब लगाया, सोचा इसमें तो पक्का जीत जाऊंगा, पर यहाँ भी वो हार गया। म्यूजिक ट्राई किया तो हाइन एक पूरा बैंड अकेले बन गया। कार्ड गेम में तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब ब्रूनो अंदर से टूटने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर में उसने अपना सबसे भरोसे वाला टेस्ट निकाला। 100 मुश्किल सवाल, अलग अलग विषय से 5 भाषाएं। वो समझाने ही वाला था कि क्या करना है, और हाइन पहले ही पूरा पेपर करके उसे वापस पकड़ा चुका था। ऊपर से कुछ स्पेलिंग सुधारी गई। ये देखकर ब्रूनो तो हिल ही गया। वो बचपन से पढ़ पढ़ कर आगे बढ़ना चाहता था, और पहली बार किसी ने उसे हर एक चीज में पछाड़ दिया था। वो सोच में पड़ गया कि अब वो खुद क्या करे। उसी टाइम हाइन की नजर उसके रिसर्च पेपर पर पड़ी। उसने बैठकर आराम से पढ़ा, काम की तारीफ भी की और बताया कि कहाँ सुधार हो सकता है। ये सब सुनकर ब्रूनो की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी मेहनत को सच में समझता है। खुशी से वो जमीन पर बैठ गया और हाइन को मास्टर कहने लगा। उसकी नजर में अब हाइन सबसे बड़ा इंसान था। हाइन को ये मास्टर वाला ड्रामा अजीब लग रहा था, मगर ब्रूनो की जिद थी तो वो मानने वाला नहीं था। अच्छा हुआ कि तभी लिफ्ट कमरे में घुस गया, वरना हाइन तो वहीं फंस जाता। अब 3 राजकुमार खत्म हो चुके थे। अब बारी थी 5वें राजकुमार की, लिफ्ट की। 14 साल का, पर इतने हैंडसम और खुला डुला कि दूसरी जगहों की राजकुमारी भी उसे दोस्ती कर लेती थी। वो अक्सर चुपके से शहर चला जाता और वहाँ लड़कियां उसे देखते ही खुश हो जाती। लिफ्ट हाइन को उल्टा उठाकर अपने कमरे तक ले आया। कमरे में पहुंचे तो पता चला कि वहां उसकी कई गर्लफ्रेंड्स बैठी थी। लिफ्ट जब बोला कि देखो छोटा ट्यूटर आया, तो सब बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद सब बाहर चली गई ताकि हाइन लिफ्ट का इंटरव्यू ले सके। हाइन को लगा लिफ्ट पढ़ाई की बात पूछेगा, पर लिफ्ट तो उसके शरीर के अजीब हिस्सों के बारे में पूछने लगा। हाइन बस एक हल्का थप्पड़ लगा कर रह गया। उसने उसे टेस्ट दिया, लेकिन लेक तो बोलते बोलते चुपचाप पूरा टेस्ट खत्म कर चुका था। हाइन ने सोचा वो ध्यान नहीं दे रहा है, पर वो पहले से ही काम कर चुका था। जैसे ही हाइन जाने लगा, लेक ने उसे बुलाया। इस बार उसका सवाल गंभीर था। हाइन आखिर है कौन? बाकी ट्यूटर तो मशहूर थे, सबका नाम था, पर हाइन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उस पर लेक की नजर अचानक बहुत तेज हो गई, पर अगले ही सेकंड वो वापस मजाकिया मोड में चला गया। उसकी गर्लफ्रेंड्स ने झांक कर पूछा सब ठीक है या नहीं, तो उन्हें बस इतना बताया कि दोनों महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। हाइन ने उसे भी शाम 4 बजे मिलने को कहा और बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ने फिर दरवाजा खोला और हाइन को जाते हुए देखा, जैसे वो उससे परख रहा हो। अब बस एक राजकुमार बचा था, काई। 17 साल का, चुप रहने वाला, कम दिखने वाला। लोग कहते थे वो गुस्सैल है, और मिलिट्री एकेडमी में तो उसने झगड़ा भी किया था, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया था। हाइन उसके कमरे में गया, काफी देर तक दरवाजा पीटा, पर कोई खोला नहीं। पास से गुजर रही एक नौकरानी से पता चला कि काई कमरे में नहीं है। उससे कुछ पूछने की कोशिश की, पर वो भी कुछ नहीं जानती थी। हाइन को लगा कि शायद काई के बारे में डर वाली बातें सच ही हैं। ऊपर से समय भी कम था, सिर्फ 1 घंटा बाकी था, और उसे काई को ढूंढना था। वो जल्दी जल्दी कांटे जैसे महल में ढूंढने लगा, और तभी उसे रास्ते में महल का वही कुत्ता मिल गया जिसने किसी की किताब मुंह में दबा रखी थी। यहीं से उसकी असली दिक्कतें शुरू होने वाली थी। कुत्ते के पीछे पीछे भागते हुए हाइन को दूर से कोई जमीन पर पड़ा दिखा। उसे लगा शायद महल में कोई हादसा हो गया, पर पास जाकर देखा तो वो तो काई था, जो गहरी नींद में पड़ा था। हाइन को याद आया कि सुबह इसी ने उसे दूर हो जाओ जैसा कुछ कहा था। हाइन सोच ही रहा था कि अचानक काई उसे उठाकर पकड़ लेता। उसे लगा हाइन वही कुत्ता है। कम से कम इतना तो साफ था कि काई हाइन को नए ट्यूटर के रूप में मानता था, और उससे घबराने की जरूरत नहीं थी। काई की बात सुनकर हाइन को लगा कि काई के बारे में जो कुछ भी कागजों में लिखा है शायद सब सच नहीं है। हाइन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे काई की तेज नजर दिखी। वो डरावनी इसलिए लगती थी क्योंकि उसकी नजरें स्वभाव से ही ऐसी थी। असल में काई बहुत ही नरम दिल और सीधा साधा था। सुबह जो उसने दूर हो जाओ जैसा कहा था, उसका मतलब था कि उसे मदद चाहिए। काई बहुत धीरे बोलता था, इसलिए हाइन ने उसके होठों की हरकत गलत पड़ी थी। जब काई टेस्ट दे रहा था, तभी एक छोटी लड़की कमरे में आई। वो सबसे छोटी राजकुमारी अडेल थी। काई जैसे ही अपनी बहन के बारे में बताता, उसके चेहरे पर एकदम नरमी आ जाती है। उसने हाइन को ये भी बताया कि उसे हाइन इसलिए पसंद आया क्योंकि बाकी ट्यूटर्स ने कभी उससे ढंग से बात नहीं की, और हाइन पहला था जिसने उसे इंसान की तरह देखा। वो बोला कि अब आगे की पढ़ाई के लिए वो और उसके भाई बहन पर हाइन का भरोसा करेगा। टेस्ट खत्म होते ही वो फिर एकदम शांति से हो गया। अफवाह से बिल्कुल उल्टा, गुस्सैल नहीं बल्कि बहुत शांत और बहुत प्यारा इंसान। हाइन ने समझ लिया कि किसी को जानना हो तो खुद महसूस करो, बातें सुनकर मत मानो।
ये बात उसके काम में आगे बहुत काम आने वाली थी। हाइन अब चारों टेस्ट कर चुका होता है और उसकी अपॉइंटमेंट होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वो सोच रहा था कि पता नहीं सब आएंगे भी या नहीं। दूसरी तरफ लियोनार्ड अकेला झूले पर बैठा था। उसे लग रहा था कि अगर कोई नहीं आया तो हाइन हार मानकर चला जाएगा। तभी ब्रूनो भागता हुआ आया और उसने लियोनार्ड को बुलाया कि चलो पढ़ाई करने चले। लियोनार्ड चौंक गया। जो आदमी शुरू से हाइन का सबसे बड़ा विरोधी था वो इतना आदर कैसे करने लगा। लेकिन ब्रूनो का पूरा नजरिया बदल चुका था। हाइन से हारना और सीखने के बाद वो पूरी तरह अलग इंसान बन चुका था। जितना ब्रूनो हाइन की तारीफ करता जा रहा था लियोनार्ड उतना ही चिढ़ता जा रहा था और आखिर में वहां से भाग गया। 3 मिनट बचे थे कि ब्रूनो हड़बड़ाता हुआ अंदर आया और बोला वो लेट हो गया। उसे लगता है कि 10 मिनट पहले आना जरूरी है ताकि तैयार हो सके। हाइन ने कहा कुछ भी ठीक है, बस उसे मास्टर मत बुलाना वरना बाकी राजकुमार के सामने शर्मिंदगी होगी। फिर लिफ्ट आया। उसने दरवाजा खोला और हाइन का नाम बहुत ही दोस्ताना अंदाज में लिया। इससे ब्रूनो को इतना गुस्सा आया कि वो जलन से लाल हो गया। हाइन को ये सब ठीक लगा क्योंकि राजकुमार उसे जैसा चाहे बुला सकते हैं, बस हद से ज्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। पर दोनों इस छोटी सी बात पर झगड़ने लगे। 2 मिनट बचे थे कि काई भी आ गया लेकिन बाकी दोस्त की तरफ देख भी नहीं रहे थे। दोनों की बहस और तेज होती जा रही थी। तभी काई उनके बीच आकर खड़ा हो गया और बस एक बार घूरा। दोनों तुरंत चुप हो गए। फिर उसने बड़े प्यार से बोला कि दोनों अच्छे लड़के हैं। इतने कोमल शब्दों ने दोनों को सीधा माफी मंगवा दी। पता चला वो भाइयों के बीच सलाह करवाने वाला है। दिखने में डरावना ही सही पर दिल से बिल्कुल साफ है। 4 बज गए। अब सिर्फ लियोनार्ड नहीं आया था। लेफ्ट ने कहा कि इसके बिना ही पढ़ाई शुरू कर दे पर हाई ने कहा कि पहला दिन है, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लास टाल दी गई। ब्रूनो को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लियोनार्ड को ढूंढने दौड़ गया। दरवाजा खुला तो लियोनार्ड पीछे छिपा खड़ा है। वो बोला कि वो तो सिर्फ देखने आया था कि हाइन कैसे फील होता है, पर अब तो बाकी सब उसके फैन बन गए हैं। वजह भी अजीब थी। लिफ्ट की गर्लफ्रेंड को हाइन प्यारा लगा और काई को हाइन छोटा नर्म और क्यूट लगा। अब चारों आ चुके थे तो हाइन ने पढ़ाई शुरू करने का सोचा। जैसे ही सब बैठने लगे लियोनार्ड भागने लगा पर लिफ्ट ने उसे पकड़ लिया। हाइन ने सबसे पहले टेस्ट वापस दिया। ब्रूनो पूरा 100 में से 100, काई 87, लिफ्ट 63 और फिर आया लियोनार्ड का पेपर 1 नंबर। सब दंग रह गए। ब्रूनो ने सोचा शायद उसने पेपर गलत भरा है, शायद टाइम कम बचा था। सबको बराबर समय मिला था। ऊपर से लियोनार्ड ने तो सबसे ज्यादा समय लिया था। उसे वो 1 नंबर सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने नाम सही लिखा था। लियोनार्ड ने सिर्फ 1 नंबर आने पर लिफ्ट को हंस हंस कर लोटपोट कर दिया। पर लिफ्ट ना भी हंसता तो भी बाकी सबके मुंह खुले रह गए थे। शुक्र है काई वहां था जिसने लियोनार्ड को दिलासा दिया। उसने कहा कि चलो दिमाग थोड़ा कम चले लेकिन हाथ पैर तो बढ़िया है। काफी देर समझाने बुझाने के बाद अचानक हाई ने बोल दिया कि ये स्कोर तो डरावना है। ये सुनकर तो लियोनार्ड फिर से गुस्से में आ गया और झट से वहां से भाग गया। उसकी स्पीड देखकर कोई रोक भी नहीं सकता था। अब असली बात ये थी कि लियोनार्ड पढ़ाई से इतना नफरत क्यों करता है। पता चला कि बहुत पहले उसका पहला ट्यूटर बहुत सख्त था। लियोनार्ड अपने भाइयों जितना तो तेज नहीं सीख पाता था, इसलिए वो ट्यूटर हर बात में उसी पर चिल्लाता था। इससे उसके दिल पर इतना बड़ा बोझ पड़ा कि आज तक वो पढ़ाई और ट्यूटर्स दोनों से डर और नफरत करने लगा। ये सुनकर हाई ने तुरंत सोचा कि उसे कुछ करना पड़ेगा। उसे साबित करना होगा कि वो लियोनार्ड का दुश्मन नहीं है। वो सीधे खिड़की के पास गया, कुछ बोले बिना खिड़की खोली और तीसरी मंजिल से कूद गया। सीना तो बड़ा हीरो वाला था लेकिन पीछे से ब्रूनो का मास्टर चिल्लाना पूरा सीन बिगाड़ गया। उधर लियोनार्ड सोच रहा था कि भागना ही उसकी शांति है। अब तक कोई ट्यूटर उसे पकड़ भी नहीं पाया था। तभी पीछे से किसी ने प्रिंस कहकर पुकारा। उसने पलट कर देखा तो दंग रह गया। हाइन घोड़े पर उसके पीछे आ रहा था। हाँ, उसके पैर छोटे थे इसलिए घोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था पर फिर भी वो पहुंच गया था। हाइन ने कहा कि घोड़ा रोक लो, बात करनी है, लेकिन लियोनार्ड ने डर के मारे रोका ही नहीं। आखिर में हाइन ने घोड़े से छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और दोनों झाड़ियों में जा गिरे। लोग सोचते कि शायद लियोनार्ड डर के मारे बेहोश हो गया पर वो तो बस चौंक के मुंह खोल पड़ा था। पहले ही बार चढ़कर उसे पकड़ लिया था। अब मौका मिला समझने का। उसने कहा कि उसका किसी तरह का बुरा इरादा नहीं था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि किसी को कैसे पढ़ाया जाए और आज के टेस्ट में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और जो अपनी कमजोरी मान ले वही आगे मजबूत बनता है। ये सुनकर लियोनार्ड का दिल धीरे धीरे खुलने लगा। उसने आखिरकार हाइन को स्वीकार कर लिया। अब बड़ी टेंशन ये थी कि वापस कैसे जाए। रास्ता बहुत लंबा था, पैदल जाए तो कई घंटे लग जाते। इधर महल में सब परेशान हो रहे थे। ट्यूटर और प्रिंस दोनों गायब थे। ब्रूनो तो बेचैन होकर खुद ही जाने लगा पर गार्ड्स ने उसे रोक लिया। शुक्र था कि दोनों को रात होने से पहले ढूंढ लिया गया। वापस आने पर हाइन को उसके कमरे में भेजा गया। कमरा इतना बड़ा था कि वो खुद को खोया खोया महसूस कर रहा था।
बिस्तर भी इतना विशाल कि उसे नींद ही नहीं आई। करवटें बदलते बदलते वो बिस्तर और दीवार के बीच की खाली जगह में जा गिरा और रात भर वहीं फंसा रहा। सुबह जब नौकरानी उसे जगाने आई और उसे खाई में पड़ा देखा तो डर गई। हाइन जब हॉल में पहुंचा पढ़ाने के लिए तो उसने देखा कि लियोनार्ड पहले से आकर बैठा हुआ है। वो कल की बात याद कर कर पढ़ाई करने आया था। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों भी आ गए और जैसे हमेशा होता था ब्रूनो और लिफ्ट फिर झगड़ना शुरू कर दिए। आज ये पढ़ाई महल में नहीं बल्कि शहर जाकर होनी थी ताकि ये सब समझ सके कि आम लोग कैसे रहते हैं। लिफ्ट का चेहरा तो ये सुनकर चमक उठा। वो बाहर घूमने को हमेशा तैयार रहता था। हाल ही में शहर शांत था इसलिए सब सुनिश्चित थे, पर दिक्कत हमेशा की तरह लियोनार्ड से आई। वो बोला कि उसे शहर क्यों जाना है, राजा रानी को ये सब जानने की क्या जरूरत। तब हाइन ने उसे 200 साल पुरानी कहानी सुनाई। एक रानी जो लोगों की हालत से अनजान थी और सिर्फ आराम से रहती थी। जनता इतनी गुस्सा हुई कि उन्होंने उसे पकड़कर गिलोटिन में डाल दिया और हाइन के पास उसका चित्र भी था। ये सुनते ही लियोनार्ड डर गया और बोला वो जाएगा, बस उसे गिलोटिन में मत डालना। हाइन ने समय 10 बजे तय किया और कहा कि राजकुमारों को अपनी पहचान छिपानी होगी, इसलिए साधारण कपड़े पहने। 10 बजे तक कोई नहीं आया। सबसे पहले लिफ्ट आया। उसके कपड़े एकदम सही थे, वो शहर जाने का एक्सपर्ट था। फिर बाकी तीन आए और अच्छी बात ये थी कि सब नॉर्मल कपड़े में थे। ब्रूनो ने सोचा कि चेहरा भी ढक लेते हैं, अगर लिफ्ट नहीं समझ आता तो ये तीनों उल्टा सीधा मास्क पहन कर ही चल देते और लोग दूर से पहचान लेते कि कुछ गड़बड़ है। सब तैयार हो गए निकलने के लिए, पर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे उनकी दादी रोते धोते बाहर आई, जैसे बच्चे विदेश जा रहे हो। हर 2 मिनट में कोई ना कोई चेतावनी, सावधान रहना, भीड़ में मत खोना, खाना बाहर मत खाना, वगैरह वगैरह। थोड़ी दूर जाने के बाद हाइन ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि आगे पैदल चलेंगे। लिफ्ट को छोड़कर बाकियों के लिए ये पहली बार था तो सब इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। ब्रूनो तो मैप ऐसे चिपका कर चल रहा था जैसे कहीं रास्ता निकल ना ले। लिफ्ट ने उसे बिल्कुल नौसिखिया कहकर चढ़ाया और खुद आगे चल पड़ा, पर जितना आगे गया उतना उनकी शक्ल बिगड़ती गई। असल में जब भी लिफ्ट शहर आता था उसकी गर्लफ्रेंड उसे रास्ता दिखाती थी। आज अकेले आने पर उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। ये इलाका काफी भीड़ वाला था। राजधानी का मुख्य रिंग रोड, थिएटर, सिटी हॉल सब यही थे, इसलिए यहाँ की आबादी करीब 13 लाख थी। इतने लोगों में खोना आसान था, खासकर लियोनार्ड जैसा डरपोक बच्चा। इसलिए हाइन ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसे भरोसा रहे कि जब तक वो अपनी पहचान छिपाए रखेंगे कुछ नहीं होगा। पर हाइन ने देखा कि लिफ्ट फिर से ब्रूनो के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। लगता था कि ये सारे भाई कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं। जब वो मार्केट पहुंचे तो हाइन ने कहा कि सभी अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद ले और काई और ब्रूनो तुरंत अलग अलग दुकानों में चले गए। लियोनार्ड ने शर्माते हुए कहा कि उसने कभी शॉपिंग नहीं की, तो हाइन और लिफ्ट उसे एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ले गए। अंदर घुसते ही लिफ्ट फिर हाइन की नजर बचाकर कुछ फुसफुसाने लगा। लियोनार्ड ने इधर उधर देखा और जो चीज पसंद आई वो सच में इतनी बेढंगी गुड़िया थी कि हाइन और लिफ्ट दोनों हैरान रह गए। लियोनार्ड उसे बहुत क्यूट बोल रहा था, पर पता नहीं किस एंगल से। पैसे देने की बारी आई तो जब दुकानदार बोली 55 सेंट, लियोनार्ड ने पूरे पैसे का थैला ही पकड़ा दिया। उसे पैसों की कीमत ही नहीं पता थी। हाइन ने वहीं उसे पैसों का छोटा सा लेक्चर दिया। सोचो अगर ये राजकुमार ना होता तो वो भूखा ही मर जाता। शुक्र है दुकान वाली भली थी, नहीं तो उसका पूरा पर्स खाली हो जाता। इसके बाद लिफ्ट बोला उसे कुछ काम है। लियोनार्ड को खींच कर ले गया। साफ लग रहा था कि राजकुमार लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। उधर ब्रूनो किताबों की दुकान में ऐसा खोया हुआ था जैसे सारी दुकानें खरीदने वाला हो। हाइन ने कहा कि सिर्फ एक जरूरी किताब चुनो, बाकी अगली बार। दुकान वाले अंकल भी अच्छे निकले। उन्होंने ब्रूनो की चुनी हुई किताब पर निशान लगा दिया कि अगली बार वो वहीं ले लेगा। फिर दोनों काई से मिलने गए। काई ने कहा कि वो स्क्वायर में है। पहुंचकर देखा तो उसके ऊपर दर्जनों कबूतर बैठे थे। पता चला कि वो अपनी सारी जेब खर्च पक्षियों का खाना खरीद कर बैठ रहा था। उसने हाइन को भी खिलाने दिया, लेकिन जैसे ही हाइन ने दाना फेंका कबूतर उस पर ऐसा टूट पड़े कि उसे उठाकर ले जाने ही वाले थे। काई ने खींचकर उसे बचाया, नहीं तो टूटे उड़ा वाली खबर महल तक पहुंच जाती। तभी लिफ्ट आया और बोला कि उसे सॉसेज खाना है। अब समस्या ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि आम लोग इसे कैसे खाते हैं। हाइन ने डेमो दिया, पर फिर भी ब्रूनो और लियोनार्ड ऐसे खा रहे थे जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहे हो। काई और लिफ्ट ने मजे से खा लिया। शाम हुई और सब वापस लौटने लगे। तभी अचानक एक असली चोर ने एक बूढ़ी औरत का बैग छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। राजकुमार गुस्से से भर उठे, लेकिन बूढ़ी औरत तो सिर्फ अपने छोटे पोते को देखकर परेशान थी, कहीं से चोट न लग गई हो। ये देखकर लियोनार्ड को अपनी दादी याद आ गई। उसके अंदर अचानक न्याय की भावना आ गई। वो चोर के पीछे भागने लगा था कि काई ने उसे रोक लिया। जब सब अभी बूढ़ी औरत की मदद में लगे थे, काई पहले ही चोर को पकड़कर बैग वापस ले आया था। पुलिस भी आ गई और चोर को ले गई। बूढ़ी औरत ने काई को धन्यवाद कहा और मिठाइयों का पैकेट दे दिया। उसने लियोनार्ड को भी एक दिया क्योंकि उसने कम से कम मदद का इरादा तो दिखाया। लियोनार्ड शर्माते हुए बोला कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, पर उसकी बहादुरी की कोशिश काबिले तारीफ थी। वापसी में हाइन ने पूछा कि आज उन्होंने क्या सीखा। सबने बहुत ही सामान्य और बेसिक जवाब दिया। हाइन समझ गया कि असली बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आई। असली बात थी लोगों की मुस्कान। 13 लाख लोग, 13 लाख तरह की जिंदगी।
और उनके पिता राजा विक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी इन मुस्कानों को बचाए रखने के लिए मेहनत की थी। अगर भविष्य में इसमें से कोई राजा बनेगा तो उन्हें भी ऐसा ही करना होगा। तभी हाइन की नजर एक अजीब सा बैग पर पड़ी। उसने पूछा कि ये क्या है, पर चारों राजकुमार ने एक दूसरे को देखा और बैग छुपा लिया। साफ था कि अभी भी उन्होंने हाइन को पूरी तरह अपना माना नहीं था। लियोनार्ड का वो दिन सच में बहुत मुश्किल था। 3 दिन लगातार हाइन ने उसे पढ़ाया, उसे समझाया, उसे खेल खेल में पढ़ाई कराई, कभी खाने के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, कभी दौड़ते भागते। सच में लियोनार्ड के लिए ये सब बहुत नया और अजीब था। पहले तो वो बस भागने और खेलने में ही माहिर था। किताब, नंबर, हिसाब कुछ भी नहीं आता था। 3 दिन में उसने बस 15 नंबर ही पाए थे। हाई ने उसे समझाया कि ये काम है, लेकिन अच्छा ये है कि अब उसने अपनी कमजोरियों को समझ लिया। हर गलती से सीखता है, अगली बार बेहतर करेगा। लियोनार्ड पहले तो मन ही मन खुश था, लेकिन हाइन की बातें सुनकर थोड़ा हिम्मत मिली। अगली सुबह लियोनार्ड उठते ही पढ़ाई में लग गया। उसका मन और ध्यान अब धीरे धीरे लगने लगा था। उसके भाई भी पास खड़े होकर चुपचाप उसे हौसला दे रहे थे। ब्रूनो तो किताब लेकर बैठा था और बीच बीच में उसकी मदद करता रहा। थोड़ी दूरी से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और लिस्ट बीच बीच में मजाक उड़ाकर माहौल हल्का करता रहा। टेस्ट का समय आया। हाई ने लियोनार्ड को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने हिसाब से जवाब दो। लियोनार्ड ने गहरी सांस ली और कॉपी पर लिखा। हर सवाल सोच समझ कर हल किया। पहले के मुकाबले उसका हाथ ज्यादा पक्का और दिमाग ज्यादा तेज लग रहा था। टेस्ट खत्म हुआ और हाई ने तुरंत कॉपी चेक की। हाइन की आंखें खुली की खुली रह गई। लियोनार्ड ने 59 नंबर्स लाए थे। 3 दिन की मेहनत और बस एक नंबर की कमी। ब्रूनो, काई और लिक खुशी से चिल्लाने लगे। सबने उसे गले लगाया और तारीफ की, लेकिन हाइन ने धीरे से याद दिलाया कि जरूरत थी 60 नंबर की, इसलिए अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। लियोनार्ड का चेहरा अचानक उदास हो गया। वो सोच रहा था कि इतने दिन मेहनत की, सब कुछ किया और फिर भी सिर्फ एक नंबर की वजह से थका रह गया। लेकिन हाइन ने उसे समझाया, देखो लियोनार्ड, ये एक नंबर मत सोचो। 3 दिन में तुमने जो सीखा वो असली जीत है। गलती को समझ कर ही इंसान बेहतर बनता है। तुमने अपना डर और कमजोरी को समझा और उससे लड़ना शुरू किया, ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद हाई ने उसके लिए नया प्लान बनाया। इस बार पढ़ाई और खेल को और मजेदार तरीके से मिलाया, ताकि कभी लाइट दौड़ता हुआ सवाल ले आता, कभी काई उसे हिसाब किताब के खेल खोल देता, ब्रूनो कभी मजेदार एग्जाम्पल देता तो कभी आसान तरीके से समझाता। धीरे धीरे लियोनार्ड ने समझाया कि पढ़ाई बुरी चीज नहीं, अगर सही तरीके से और मजेदार तरीके से किया जाए। दिन भर दौड़ते भागते खेलते खेलते लियोनार्ड ने खुद को बदलते हुए पाया। पहले जो डर और नफरत थी किताब और टीचर से, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसे एहसास हुआ कि टीचर दुश्मन नहीं होते, बल्कि मददगार होते हैं। इसी बीच उसके भाई लगातार उसका हौसला बढ़ा रहे थे। काई तो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, चलो भाई कर दिखाओ। ब्रूनो भी सलाह देता और ध्यान रखता कि वो सही समझ कर, लेकिन मजाक में भी सही दिशा दिखाता। आखिर में जब टेस्ट का समय आया, लियोनार्ड पूरी तरह तैयार था। उसने पहली बार डर और हिचकिचाहट के बिना कॉपी में जवाब दिए। हाइन ने जल्दी से जांच की और पता चला कि उसने 59 नंबर ही लाए थे। सब खुश थे, लेकिन हाइन ने याद दिलाया कि अभी भी एक नंबर कम था। लियोनार्ड ने सोचा, बस एक नंबर की कमी है, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगली बार मैं पूरा 60 नंबर लाऊंगा। उस दिन लियोनार्ड ने सिर्फ एक टेस्ट नहीं दिया था, उसने सीखा कि मेहनत, हौसला और सही रोड मैप से सब कुछ पॉसिबल है। और असली सीख यही थी कि डर और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हर कहानी में आखिर मोड़ आता है, वैसे ही लियोनार्ड की किस्मत ने भी आखिरी पल में साथ दिया। हाइन ने जब अपनी कॉपी चेक की तो एक जगह वो गलती से एक नंबर कम दे बैठा था। असल में लियोनार्ड ने सही जवाब लिखा था, हाइन की खास ग्रेडिंग स्टाइल के अनुसार, इसलिए एक नंबर और जुड़ गया और लियोनार्ड पूरे 60 नंबर हासिल कर गया। इससे वो राजा के सामने स्वीकार हो गया। उस दिन से लियोनार्ड ने पूरी तरह हाइन को मान लिया। उसने हाइन को हाथ बढ़ाकर मिलाने की पेशकश की और हाइन ने भी वही सहज हाथ मिलाने वाला अंदाज अपनाया जैसे लियोनार्ड पहले से ही किसी को दिया करता था। अगर इतना ज्यादा गर्मजोशी दिखाता तो छोटा सा प्रिंस शायद फिर से रो पड़ता। ये देखकर लियोनार्ड थोड़ा शर्माया और गुस्सा भी हुआ। उस रात हाइन राजा विक्टर से मिलने गया, हाथ में शराब की एक बोतल लिए। दोनों पुराने जानने वाले थे, लेकिन नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे किसी पहली बार मिल रहे हो। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ पात्रों के जरिए ही संपर्क होता था। हाइन के पास राजा की अनुमति के बिना ट्यूटर बनने की कोई राह नहीं थी। अगर उसका अतीत किसी को पता चल जाता तो वो बिना कोई निशानी छोड़े गायब हो जाता। एक दिन जब हाइन शहर में खरीदार कर रहा था, वो अचानक एक कैफे के सामने रुक गया। शायद किस्मत या किसी वजह से वो अंदर चला गया। उसे जो वेटर मिला वो देखकर हाइन हैरान रह गया। यहाँ कोई और नहीं बल्कि 5वें प्रिंस लिक्स था। लेकिन लिक्स ने तुरंत नकार दिया कि ये कोई गलती है और उसने कहा कि लोग अक्सर उसे प्रिंस समझ बैठते हैं क्योंकि वो बहुत मिलता जुलता है। उसका गंभीर और प्रोफेशनल अंदाज बिल्कुल अलग था। पहले वाला शरारती और चुलबुला लिक कहीं गायब था। उसने मेन्यू दिखाया और हाइन की मदद से ऑर्डर लिया।
और फिर रसोई को बता दिया, लेकिन सच में वो वही लिफ्ट था। वो डर रहा था कि अगर लोग पहचान लेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि वो बिल्कुल कूल नहीं है और जाहिर है कोई राजकुमार वेटर बनकर काम कर रहा है। ये राजा को पता चल गया तो वो बहुत बुरा मानेंगे। फिर भी लिफ्ट ने काम जारी रखा, थोड़ी एक्टिंग भी की ताकि हाइन जल्दी से चला जाए, लेकिन वो इतना गहराई से काम में लग गया कि हाइन की नजरें लगातार उसी पर थी। उसने मालिक से कहा कि कोई और हाइन को सर्व करे, लेकिन कैफे के नियम के मुताबिक एक बार किसी को सर्व करना शुरू किया तो उसे पूरी सेवा करनी ही पड़ती है। लिफ्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसे सब कुछ सहना पड़ा, सोच कर कि हाइन जल्दी चला जाएगा। लेकिन हाइन ने किताब निकाली और पढ़ने लगा। ये देखकर लिफ्ट को थोड़ा दर्द और परेशानी महसूस हुई। तभी कैफे में दो लड़कों में झगड़ा शुरू हो गया। एक लड़की को चोट लगने वाली थी, लेकिन लिफ्ट ने तुरंत बीच में आकर उन्हें रुकवा दिया। उसने लड़की को बचाया और काफी शांति दिखाते हुए दोनों लड़कों को शांत किया। कुछ ही समय में उसने पूरे झगड़े को सुलझा दिया और सभी की निगाहें उस पर टिकी थी। हाइन भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। लिफ्ट सोचा कि अब वो हाइन को धोखा दे चुका है, लेकिन तभी अचानक हाइन का एक पत्र उसके हाथ में आ गया। अब और बुरा हो गया, ना सिर्फ हाइन बल्कि उसके पिता राजा विक्टर को भी पता चल गया और उन्होंने तुरंत मिलने के लिए बुला दिया। सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी थी। हाइन खुद ही नहीं देख सकता था कि चीजें और बिगड़े। उसने बीच में आकर लिफ्ट की तरफ से बात की। हाइन ने कहा कि लिफ्ट ने जो किया वो गंभीर और काफी सम्मानजनक था। लिफ्ट वेटर इसलिए बन गया क्योंकि उसे खेल पसंद था। लड़कियों को सुंदर वेटर से सेवा मिलना पसंद थी। पहले ये बात मुश्किल और काफी बुरी थी, लेकिन दूसरों की मदद और लिफ्ट के प्रयास से वो आज जो बना है वो उसकी असली रूप है। इसलिए उसने अपना काम छोड़ने से मना कर दिया। राजा विक्टर ने जोर दिया कि प्रिंस होने के नाते ये काम उसके लिए खतरनाक है। लिफ्ट को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि पिता सिर्फ शाही प्रतिष्ठा की चिंता कर रहे हैं, इसकी इच्छाओं या भावनाओं की नहीं। बचपन में भी जब वो बहुत बुखार में था, पिता कभी नहीं आए। अभी वो दिखावा कर रहे थे कि वो चिंता कर रहे हैं, लेकिन असली में वो उस परिवार की इज्जत की परवाह करते हैं। लिफ्ट गुस्से में भागा, ये सोच कर कि पिता उसे कभी नहीं समझाएंगे। कैफे की उनकी एकमात्र इच्छा थी। जैसे ही वो कैफे में वापस जाने वाला था, राजा विक्टर अचानक घोड़े पर आया। साथ में हाइन भी था। पिता ने सोचा कि जब उसका बेटा ही नहीं सुन रहा तो सीधे मालिक से बात करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। राजा ने खुद कैफे में काम करने की पेशकश कर दी। हाइन और लिफ्ट ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। उसने मालिक को मनाया और 5 घंटे तक शिफ्ट करने की परमिशन ले ली। लिफ्ट पूरी तरह हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका पिता किंग विक्टर कैफे में वेटर बनकर ही काम कर रहा था। लिफ्ट ने खुद सोचा था कि पिता के पापा जल्दी ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसने खुद ही कई दिन मेहनत की थी और जानता था कि वेटर बनना आसान नहीं होता। लेकिन वो भूल गया कि सुंदर दिखने वाला शलियांटा में वो और उसके भाई अपने पिता से ही आए हैं। उम्र के बावजूद विक्टर की स्माइल और कॉन्फिडेंस ने सभी कस्टमर का ध्यान खींच लिया। हाइन बस देखता रह गया। उन्होंने कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। लिफ्ट को पिता को ट्रेन करने का जिम्मा मिला। सोचो, सुबह से ही दोनों की बहस हुई थी और पिता उसे गाइड करना चाहता है। वो पूरी तरह सहज और परेशान हो गया। उसे लगा कि ये इवनिंग में पिता वेटर कैसे बन सकते हैं। तभी पहले कस्टमर आई। ये प्रैक्टिस का सही मौका था। विक्टर ने महिला के पास जाकर झुकते हुए शालीनस शब्द में बात की। महिला तुरंत उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। लिफ्ट चुपचाप देखते रहा और दांत पीसता रहा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कस्टमर भी आए। एक फॉरेन कस्टमर ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जिन्हें कोई भी स्टाफ समझ नहीं पाया। विक्टर ने तुरंत मदद की और अपनी फॉरेन लैंग्वेज की मास्टर दिखाई। लिफ्ट बस हैरान रह गया। पिता ने सबको चौंका दिया। वो सब महल में दिखने वाले भावुक और बिजी राजा नहीं थे। वो पूरी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस, शालीन मुस्कुराते हुए और सभी के साथ पोलाइट तरीके से पेश आने वाले व्यक्ति बन गए थे। लिफ्ट ने अब पिता का नया रूप देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। शिफ्ट खत्म होने के बाद सभी स्टाफ और ओनर ने कहा कि राजा की प्रेजेंस ने शाम को बहुत शानदार बना दिया। लेकिन विक्टर ने लिफ्ट को बाहर बुलाया और माफी मांगी कि उन्होंने अपने बेटे को कभी सही से नहीं समझा। उन्होंने बताया कि उनकी चिंता हमेशा लिफ्ट की सेफ्टी और लाइफ की थी, ना कि सिर्फ फैमिली की रेपुटेशन। लिफ्ट ने महसूस किया कि पिता ने हमेशा देखा और संभाला, बस तरीका अलग था। अब वो समझ गया। लिफ्ट ने कैफे का काम छोड़ने का डिसीजन लिया। हाइन ने कहा कि ये कैफे उनके काम में मदद करता है, इसलिए वो रोज आकर देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि लिफ्ट की सेफ्टी में कोई खतरा ना हो। राजा विक्टर ने भी मान लिया। हाइन अब लिफ्ट को केवल एक तेज और लाइवली लड़के के रूप में देखते थे, न कि मिस्टीरियस प्रिंस के रूप में। कुछ दिन बाद हैन ने चारों प्रिंसेस को इकट्ठा किया और एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम पर डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्वेलरी की दुकान मुश्किल में है और उसे राजा से मनी लेने की जरूरत है तो क्या करना चाहिए। लिफ्ट ने तुरंत कहा कि स्टेट को पैसे दे देना चाहिए, लेकिन ये लॉ के खिलाफ था। फिर लियोनार्ड ने सजेशन दिया कि सिटीजन से मदद ली जाए, हर कोई थोड़ी रकम दे और पूरा पैसा जमा हो जाएगा। ये आइडिया अजीब था, लेकिन किंग विक्टर को ये इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा कि उसे काउंसिल में रखा जा सकता है और लियोनार्ड से डिटेल रिपोर्ट लिखने को
कहा। लियोनार्ड की बेइज्जती सुनकर ब्रूनो थोड़े जेलिस हो गए। बचपन से ही वो अपने पिता की तरह किंग बनना चाहता था और हमेशा सबसे योग्य भाई बनने की कोशिश करता रहा। अब उसने सोचा कि अगर लियोनार्ड भी जीनियस निकला तो उसकी मेहनत का क्या होगा। ब्रूनो परेशान था। हाइन पास आया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन ब्रूनो ने सिर हिलाया और कहा कि कुछ नहीं। हाइन ने आगे बात नहीं की और ब्रूनो ने आने वाले थी इस प्रेजेंटेशन की तैयारी पर ध्यान दिया। विषय डिफिकल्ट था, इसलिए ब्रूनो ने हाइन से एडवाइस और गाइडेंस लिया। चारों प्रिंसेस ने उस दिन अपने आइडिया शेयर किए। लेक्टी और ब्रूनो हमेशा थोड़ी डिबेट में रहते थे, लेकिन हाइन ने सबको ध्यान से सुना। हाइन ने बस इतना कहा कि सही तरीका वही है जिसमें वो सब मिलकर सोचे और समझे। धीरे धीरे चारों प्रिंस ने न केवल कोई चीज सीखी बल्कि अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। लियोनार्ड ने हाइन की मदद से खुद को प्रूव किया। ब्रूनो ने अपनी एम्बियंस में बैलेंस पाया। लेक्ट ने पिता को बेटर समझा और हाइन ने सभी को गाइडेंस दिया। हाइन ने जब ब्रूनो की थीसिस देखी तो फट से बोल दिया कि ये तो बस पुरानी प्रेजेंटेशन की नकल लग रही है, कोई ओरिजिनल नहीं है। लेकिन हाइन को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। वो थी ढेर सारी स्पेलिंग की गलतियां जो उसने बड़ी मेहनत से मार्क की। हाइन को लगा कि ब्रूनो पर किसी चीज का बोझ है, पर जब वो लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा तो हाइन ने उसे मजबूर करना ही ठीक समझा। आखिर में है हाइन ने ब्रूनो को एक चैलेंज दिया। उसे इस बात पर एक डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, वो देश में क्या बदलाव लाना चाहता है, और अगर वो 2 हफ्ते में ठीक से इसे नहीं लिख पाया तो हाइन उसे अपना स्टूडेंट नहीं मानेगा। बस यही चैलेंज ब्रूनो के लिए एक तगड़ा मोटिवेशन बन गया और उसका मन हल्का हो गया। उसे उस दिन के बाद वो खुद को अपने कमरे में बंद करके इस डिस्ट्रक्शन पर दिन रात काम करने लगा। जब भी उसे लगता कि ठीक नहीं बना तो वो पुरानी कॉपी फाड़ कर नया शुरू कर देता। रात रात भर वो काम करता रहा, यहाँ तक कि थक कर अपने डेस्क पर ही सो जाता था। जब वो दिन आया तो लियोनार्ड ने अपनी रिपोर्ट अपने पापा को दी और ब्रूनो ने अपनी डिस्ट्रेशन हाइन को दी। ब्रूनो के थके हुए चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि उसने कितनी जी तोड़ मेहनत की है और उसका काम हाइन की उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा अच्छा निकला। हाइन को लगा कि ब्रूनो वाकई उसका स्टूडेंट बनने के लायक है और अब इस डिस्ट्रेशन के साथ ब्रूनो यूनिवर्सिटी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोजेक्शन दे सकता था। ब्रूनो यूनिवर्सिटी गया और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। वो किसी भी हाल में हाइन को निराश नहीं करना चाहता था। जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो तुरंत कोई रिएक्शन ना देकर उसे थोड़ा बुरा लगा, पर तभी ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। किसी ने तो उसे बाद में अपने स्कूल में भी प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया। ठीक उसी वक्त ब्रूनो का तीसरा आइडल वहां आया। वो प्रोफेसर खुद ब्रूनो की प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस हुए थे और उसे खाने पर बुलाया था। वहीं उन्होंने ब्रूनो को सलाह दी कि वो राजगद्दी का सपना छोड़कर उनके साथ स्कॉलर बन जाए। उधर हाइन ब्रूनो का इंतजार कर रहा था और जब उसने ब्रूनो को वापस लाने वाली बग्गी देखी तो साथ में एक अकाउंट भी दिखाई दिया। इस आदमी ने अपना परिचय रोशन के रूप में दिया, जो पहले राजकुमार का सहायक था। रोशन ने हाइन को ब्रूनो की शाम की मीटिंग के बारे में बताया। ब्रूनो, जो प्रोफेसर के ऑफर से कभी कंफ्यूज था, उसने सुना कि रोशन ने सीधे सीधे कह दिया है कि उसके राजा बनने के चांस लगभग 0 हैं, क्योंकि सबसे बड़े भाई में भी सबसे ज्यादा काबिलियत है। जाने से पहले प्रोफेसर ने ब्रूनो को 1 हफ्ते का समय दिया ताकि वो पक्का जवाब दे सके। अंदर ही अंदर ब्रूनो अभी भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता जैसा राजा बनना चाहता था। पर जब उसने गलती की कि विक्टर को लियोनार्ड की रिपोर्ट की खूब तारीफ करते हुए सुन लिया तो ब्रूनो का दिल टूट गया और उसका चेहरा आत्मविश्वास खत्म हो गया। पूरे 1 हफ्ते तक वो सेल्फ डाउट में डूबा रहा, कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। एक दिन हाइन को ब्रूनो कहीं कुत्ते या शायद कुत्ते जैसा नहीं दिखने वाला कोई जानवर घूमते हुए मिला। ब्रूनो ने सारी परेशानियां हाइन को बताई। हाइन ने प्यार से कहा कि विद्वान बनना कोई छोटी बात नहीं है। हाइन जानता था कि उसे चारों राजकुमारों का भविष्य तय करने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी उसने उम्मीद जताई कि ब्रूनो सोच समझ कर फैसला ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है एक दिन जब वो बुढ़ापे या बीमारी से बिस्तर पर होगा तो उसे अफसोस होगा कि उसने क्या चुना। कई दिनों तक सोचने के बाद ब्रूनो को आखिर में क्लियरिटी मिली और उसने अपना जवाब ढूंढ लिया। वो प्रोफेसर से मिलने गया और कहा कि वो उनके स्कूल में जरूर आएगा, पर अभी नहीं। ब्रूनो चाहता था कि वो एजुकेशन के रास्ते पर चलने से पहले पूरी तरह से कंफर्म हो जाए और एक्सपीरियंस हासिल कर ले। आखिरकार उसका सबसे बड़ा सपना अभी भी अपने पिता जैसा राजा बनना था और वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगा, चाहे मौका कितना भी कम क्यों ना हो। ये सुनकर प्रोफेसर मुस्कुराए। उन्होंने ब्रूनो के पक्के इरादे को समझाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने खुशी खुशी उसका जवाब मान लिया और कहा कि ब्रूनो जब चाहे उनसे मिलने आ सकता है। प्रोफेसर के जाने के बाद वो शांति छा गई और उसी वक्त हाइन वहां आ गया। उसने ब्रूनो को गहरी प्रशंसा भरी नजरों से देखा, क्योंकि ब्रूनो के उस अटूट इरादे ने हाइन का भरोसा उस पर और बढ़ा दिया था। हाइन ने अपनी इच्छा जताई कि वो ब्रूनो के साथ खड़ा रहेगा और राजगद्दी जीतने के लक्ष्य में उसका साथ देगा। लेकिन ब्रूनो ने राजगद्दी नहीं छोड़ी। ये खबर जल्दी रोशन तक पहुंच गई। ये सुनते ही उसने अपना फोकस बदल लिया और अब उसने हाइन को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। उस दिन से रोशन ने अपने आदमियों को हाइन के बारे में चुपके से जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। एक शांत रात काई हाइन से सलाह लेने आया।
उसके कुछ ही देर बाद ही ब्रूनो और लियोनार्ड भी एक एक करके आ गए। हर किसी को कुछ न कुछ पूछना था। अपने तीनों बड़े भाइयों को साथ देखकर लिफ्ट भी चुप नहीं बैठा और वो भी पीछे पीछे आ गया। उसने आते ही एकदम बेवकूफों वाला सवाल कर दिया, अगर किसी को एक पतले बदन वाली खूबसूरत लड़की या एक ऐसी लड़की जिसका रूप इतना अच्छा ना हो, तो वो उन दोनों में से किसे चूज करेगा? दोनों में से किसी को चुनना हो तो किसे चुना जाए? ये सुनकर ब्रूनो ने माथा सिकोड़ लिया और गुस्से में कहा कि दुनिया की औरतों की भलाई के लिए लिफ्ट को तुरंत जाकर सो जाना चाहिए। हाइन ने इन सब फिजूल बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधी बात उस पर लौट आई जो सब पूछना चाहते थे। काइन ने कुछ नहीं छिपाया और ईमानदारी से माना कि विक्टर ने उसे अपनी बातचीत स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए कहा है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। हाँ, ये सच था कि चारों राजकुमार ने अपनी अपनी कमियां थी। लिफ्ट बहुत गैर जिम्मेदार था। ब्रूनो में राजा बनने लायक कॉन्फिडेंस की कमी थी। लियोनार्ड की पर्सनैलिटी तो ठीक थी, पर वो हिसाब किताब में कमजोर था। और काई की इकलौती मुश्किल बातचीत ही थी।